धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 61, डॉक्टर सस्मित पात्रा। Honorable Chairman, question 61. ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रख देगा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, डॉक्टर सस्मित पात्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर रखा है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री फसल बीमा योजना को लेके है, क्योंकि ये रिलेटेड है किसानों से। मैं उड़ीसा के संदर्भ में ये सवाल रख रहा हूँ। उड़ीसा के किसान, विशेषकर कोस्टल उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा और दक्षिण उड़ीसा में ज़्यादातर पैडी ग्रो करते हैं, धान ग्रो करते हैं और कई बार विपत्तियों के कारण, नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण उनके फसलों की हानि होती है। फसल बीमा योजना के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो फसल बीमा की राशि है उसको मिलने में विलंब होने से किसानों को जो क्षति पहुंचती है, क्रॉप लॉस होता है, उसकी भरपाई करने में उनको दिक्कत आती है। और विशेषकर उड़ीसा में कई किसान हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। माननीय मंत्री। माननीय सभापति जी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई फसल बीमा नीति जो लागू की, उसके बाद में किसानों को एक कवच के रूप में उनको सहायता मिलती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आपदा आती है और उस समय किसानों को कोई सहारा नहीं होता। उस समय में आज एक उम्मीद है कि किसानों को फसल बीमा मिले और निश्चित रूप से इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा से लेकर पूरे देश के अंदर सभी किसानों को जो उनका नुकसान हुआ उनको भरपाई मिले, इसके लिए सरकार ने नई फसल बीमा नीति भी बनाई और उसके साथ में हमने उसमें कई सुधार भी किए, जिसके अंदर कि उनको एक पात्र किसान को वो क्लेम मिले। इसके लिए एक तो हमने 3 साल के लिए उसके टेंडर प्रक्रिया भी कर दी, पहले 1 साल की होती थी, और उसके बाद में उसमें नई तकनीक का भी उपयोग हो जिससे कि किसी भी पात्र किसान को वो फसल का क्लेम मिले। इसके लिए एक तो हमने ऐड ऑन योजना जो ऐप बनाया है और उस ऐप के माध्यम से किसान के पास डायरेक्ट, किसान के पास में जाकर वो मित्र है वो जाते हैं और वहाँ जाकर उसका क्लेम बीमा करवाते हैं। और उसके अंदर भी लगभग 1,25,00,000 हेक्टेयर एरिया कवर किया है और लगभग 2.25 लाख किसानों के पास में वो सीधे हम पहुँचे हैं। ये पहली बार आप देख रहे होंगे। और उसके साथ ही एक #YesTech ऐप भी तैयार किया है और उसके साथ ही डिजी क्लेम मॉड्यूल भी तैयार किया गया है ताकि किसानों को क्लेम सही मिल सके डिजी क्लेम में। और उसके साथ ही विंड्स के द्वारा जो किया जा रहा है और विंड्स के एक स्कीम प्रारंभ की गई है जिसमें स्वचालित मौसम स्टेशन बनाए गए और उसमें मौसम स्टेशन है वो लगभग 1,60,000 जो रेन गेज प्रस्तावित किए हैं गाँवों के अंदर ही। और इसके साथ ही लगभग 2500 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी बनाए। तो ये सारे जो बने अभी तक, ये सभी इसीलिए बनाए गए कि ताकि किसान को क्लेम जो है वो वास्तव में मिले, उसकी किसानों के पास जाकर और किसानों का पूरा जो क्लेम हुआ इसको लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पात्र किसान है उसको मिले। और निश्चित रूप से मुझे ये बताना है माननीय सदस्यों को कि आगे भी इसके अंदर जो सुधार हो रहे हैं, काफ़ी सुधार किए और आगे भी इसमें जैसा संभावना होगी वैसे तकनीक का प्रयोग करके सुधार किया जाए। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर सस्मित पात्रा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं पहले सवाल के लिए। मेरा दूसरा सवाल नेचुरल डिजास्टर्स, विपत्तियों से संबंधित है और किसानों से संबंधित है। उड़ीसा मान्यवर पिछले 100 सालों में लगभग 99 साइक्लोन्स उड़ीसा को हिट कर चुकी है। अभी हाल ही में मियोंग साइक्लोन आई थी चेन्नई और साउथ को हिट करते हुए। जब ऐसी नेशनल डिजास्टर्स आती है, ऐसी विपत्तियां आती हैं तो किसानों के कमर टूट जाते हैं क्योंकि कई साल लग जाते हैं उस विपत्ति से उभरने के लिए। विशेषकर उड़ीसा के संदर्भ में अगर आप देखें तो नेचुरल डिजास्टर्स में चाहे वो फाइलिन कह लीजिए, हुडहुड कह लीजिए, तितली कह लीजिए, कई ऐसी साइक्लोन्स आती हैं जिससे कि किसानों की भरपाई में या उनकी परेशानियों को लाघव करने में समय लगता है। तो विशेषकर जो तटीय क्षेत्र है जैसे उड़ीसा है, दूसरे राज्य है, उन किसानों के विकास के लिए और कैसे वो उभर सकते हैं
और उनकी ओवरऑल जो लॉसेस होते हैं, कॉम्पेंसेशन होते हैं, वो SDRF NDRF से होता है। मगर उसके अलावा कृषि मंत्रालय कैसे उनको मदद कर सकती है उनके ओवरऑल विकास में, और कैसे ये परेशानियों से वो उभर सके। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने इसका समाधान के लिए SDRF NDRF फंड का जिक्र किया है, इसके अतिरिक्त भी स्टेट का विषय है कृषि, और स्टेट के अंदर RKVY योजना जो हमारी है, उस योजना के माध्यम से स्टेट अगर कोई उसको लेकर अगर कार्य करना चाहता है तो वो उसके जो नॉर्म्स के अनुसार जो है उसमें कर सकता है। और निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों की ऐसी समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से, जैसा कि किसान की अगर स्कीम भी है, जैसे बजट का भी हमने प्रावधान किया, बढ़ाया है। लगभग 2013 से आज दिन तक जो अभी बजट में प्रावधान है, 2013 में कृषि का जो बजट था वो लगभग 23,000 करोड़ था। अभी कृषि का बजट भी 1,25,000 करोड़ रुपए, लगभग 5.5 गुना वृद्धि कृषि के बजट में की गई है। इसी तरह से किसानों के लिए फसल बीमा की भी योजना है, नेचुरल फार्मिंग पर भी किसान जाए, ऐसी वेराइटियां भी हमने तैयार की है ICR के द्वारा, जो क्लाइमेट के अनुसार उनकी क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटियां तैयार की है, ताकि किसान को अगर ऐसी आपदा आ जाए तो वो बरसात या नुकसान हो जाए तो भी वो फसल खड़ी रहे, उसका नुकसान नहीं हो। तो ऐसी ICR के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, एडवाइजरी भी जारी की जाती है, और निश्चित रूप से किसानों को पहले सूचना मिले इसके ऊपर भी किया जा रहा है। बाकायदा समय समय पर उनको कैसे जागरूक किया जाए, इसके ऊपर भी सरकार के लगातार प्रयास रहते हैं। और निश्चित रूप से उड़ीसा भी इस जो आपने कहा है, तो उड़ीसा के ऊपर भी यही सेम पूरे जो देश में किया जा रहा है वैसा इसमें भी किया जा रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। Through you, I would like to ask very pointed question to Honorable Minister. Why is the number of beneficiaries of PM Kisan Yojana reduced by 67% from 2019 to 2022? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, जैसा कि PM किसान सम्मान निधि एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की और पहली बार PM किसान योजना प्रारंभ हुई, और 2019 के अंदर जो प्रारंभ हुई तो लगभग उसके अंदर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3 किस्तों के अंदर 4 किस्त के अंदर ये पैसा किसान सम्मान निधि का 3 किस्त में किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये जाता है। और इसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि इसमें सदस्यों की कम होना, मुझे लगता है कि इसके अंदर जो PM किसान सम्मान निधि है। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर इज स्पेसिफिक that there has been reduction of 60% in the beneficiary list. Respond to that. जी, मैं माननीय सभापति जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि ये PM किसान सम्मान निधि की जो प्रारंभ में जो सदस्य थे, वो पूरे जो सदस्य राज्य सरकार की ओर से जो डेटा आए थे वो पूरे आए, और उसमें उस समय किसान सम्मान निधि का पैसा उनको रिलीज हुआ। लेकिन उसके बाद में जैसा कि जो पात्र किसान अपात्र किसान थे उनको भी पैसा वो मिल गया। उसके बाद में हमने आधार से लिंक किया, उस आधार लिंक की वजह से कुछ नाम कम हुए, और उसके बाद में हमने उसको eKYC के माध्यम से जोड़ा ताकि फेस ऑथेंटिकेशन से भी उनका किया गया। तो उसके बाद में जो पात्र किसान हैं उनकी संख्या है वो आज लगभग जैसा कि 8.12 करोड़ किसान हैं जो पात्र, और इसमें हम लगातार राज्य सरकारों से ये संपर्क में है कि जो पात्र किसान पीछे रह गए हैं और उनको अगर ऐसे कोई पात्र किसान हैं और वो वास्तव में वंचित है तो eKYC के माध्यम से आधार लिंक करके वो नाम तुरंत भारत सरकार को भिजवाए, ताकि हमारे जितने भी किसान हैं जो ऐसे वंचित रहे उन किसानों को हम किसान सम्मान निधि का पैसा दे सकें। तो मेरा आपसे आपके माध्यम से यही कहना है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पहले लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा थी, और माननीय सदस्य ने कहा है कि ये संख्या में गिरावट 67% की आई है। उस पर माननीय सदस्य को आप निमंत्रित कीजिए और उनसे इस विषय पर चर्चा कीजिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 2019 से 60% गिरी है। माननीय सभापति जी, इसमें 60% की गिरावट नहीं आई है। 11 करोड़ किसानों तक गया था, अभी 8.8 करोड़ और
12 लाख किसानों को मिल रहा है, तो परसेंटेज इतना Honorable नहीं है, member, लेकिन the फिर honorable भी minister will invite you to his मेरा- chamber, and then you can come back to the house. Okay, sir. मैं अमन Yes. होगा। हमको कैसा मालूम? मैंने तो सोचा था कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहेंगे कि सभापति जी आपने मंत्री जी से सदस्य के अधिकारों के लिए पूरा काम किया है, नहीं आपने ऐसा नहीं कहा। नहीं देखिए साहब, मेरी अब कह दो विनती सर। नहीं, मेरी विनती है कि वो दोनों जाकर एक दूसरे का समाधान निकालने के बजाय तो पूरे सदन को मालूम होना चाहिए कि ये 5 साल में क्यों ये बेनिफिशरीज की संख्या कम हो गई, उसका कारण क्या है, ये पूछ रहे। तो ये तो आपके पास आंकड़े होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिए हैं, ऐसा नहीं है। और what is alarming from her question is decline of 67%, which prima facie does not appear to be acceptable. Therefore, to find a way out, और उसमें आपका लंबा सार्वजनिक राजनीतिक संसदीय जीवन मेरे सामने है कि इस मामलों का हल निकालने का रास्ता होना चाहिए, तो वो माननीय सदस्य को आमंत्रित करेंगे and then she will come back to the house. Your chairman will find a method to keep the house in loop. आखिर मैं कृषक पुत्र हूं सर, किसान का हित तो मेरे दिल में है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि माननीय सदस्य रजनी अशोकराव पाटिल के दिल में भी किसान के लिए इतनी हमदर्दी है, और मंत्री जी के दिल में कितनी है ये मैंने जमीनी हकीकत पर देखी है। तो नियत सबकी साफ है। विल मूव हेड। वेल, यू आर इन द क्यू। श्रीमती रमीला बेन बेचार भाई 12। माननीय अध्यक्ष श्री, मोदी सरकार सदैव किसानों के लिए काम करती हैं और माननीय अध्यक्ष श्री, सरकार श्री ने किसानों के डिजिटल सहायक के लिए किसान ई मित्र विकसित किया है। माननीय अध्यक्ष श्री, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ, ये किसान ई मित्र जो विकसित किया है वो किसानों को कैसे मदद करता है और आज तक ऐसे किसानों की ओर से कितनी समस्याएं मिली और वो समस्याओं कैसे प्रकार की थी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर और ई मित्र के माध्यम से जिस तरह से काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इनको किसानों को कैसे अधिक से अधिक इसे जोड़ा जाए, तो जैसा कि इसको हमने जैसा कि किसानों की जो भी अगर उसको किसान सम्मान निधि मिले और उसकी समस्या है तो उसके समाधान के लिए हमने पोर्टल विकसित किया एक, और उस पोर्टल के माध्यम से वो किसान अपने कस्टम हायरिंग सेंटर के CSC के ऊपर जाकर भी वो उसके साथ अपने आप वहाँ जाकर भी अपने नाम को जुड़वा सकता है, और उसके साथ ही अगर उसकी समस्या है तो उसके लिए वो उसके अंदर KYC के माध्यम से एक किसान 100 किसानों को भी जोड़ सकता है। अधिकारी को भी ये पावर दिया कि वो 500 किसानों को उसके साथ जोड़ सकता है, और लगभग इससे 20 लाख किसानों को KYC का लाभ डायरेक्ट इनसे जोड़ा गया है। और मैं इसमें ये भी बताऊं कि अभी तक जो इन्होंने कहा कि किसान ई मित्र, इसको हमने 5 भाषाओं के अंदर बनाया है, जिसमें 5 भाषा के अंदर वो अगर डैशबोर्ड के ऊपर या मोबाइल पे लिखते जाएंगे तो उनको तुरंत उसके ऊपर जवाब मिलता भी जाएगा। और ऐसे लगभग हमने फ़ोन कॉल्स है वो लगभग 1,55,000 फ़ोन कॉल्स हुए, जिसमें आवाज़ पर सीधा है लगभग उसमें भी 2 करोड़ से 24 करोड़ से अधिक बार इस पर बातचीत हुई है। तो मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर लगातार इस पर प्रयास जारी है और नई नई टेक्नोलॉजी से किसान को ज़्यादा से ज़्यादा किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उससे किसानों की
इससे समस्या का समाधान भी लगातार हो रहा है। श्री जयंत चौधरी। धन्यवाद सभापति जी। अभी मंत्री जी ने रजनी जी के सवाल के जवाब में ये बात स्वीकारी कि जैसे KYC का उन्होंने नॉर्म और आधार को सबमिट करने का नॉर्म इस योजना में लाए हैं तो लाभार्थियों की संख्या घट गई, यानी जो पात्रदार पहले नहीं होने चाहिए थे उनको रखा गया था। तो मेरा सुझाव है कि जो आगे से योजनाएं बने, पहले जो लाभार्थी हैं उनको सुनिश्चित कर लिया जाए, उसके बाद ऐसी योजना बनाई जाए। मैं सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 5 साल इस योजना को लागू किए अब होने वाले हैं। 5 साल में किसान के खर्चे, किसान की लागत, कृषि में पूंजी निवेश की आवश्यकताएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हाल में जहां बनी है वहां भी इनके मैनिफेस्टो में भी लिखा गया था कि 6,000 रुपये को सप्लीमेंट किया जाएगा राज्य के संसाधनों के द्वारा। तो क्या केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी कि 5 साल बाद अब 6,000 रुपये को बढ़ाया जाए? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किसान सम्मान निधि योजना पहली बार लागू की और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर 6,000 रुपये किसान को DBT के माध्यम से मिलता है, बिना किसी बिचौलिए के मिल रहा है। और मुझे इसमें यह कहना है कि इससे किसानों को निश्चित रूप से पिछले जो किसानों की इनकम में भी इसका इजाफा हुआ है और किसान इस योजना का लाभ लेकर, जैसा कि 4 महीने बाद में उसको इंतज़ार रहता है कि हमारे 2,000 रुपये किसान के पास आएंगे, तो उससे वो अपनी जो भी आवश्यकता की वस्तु होती है किसान के लिए, चाहे उसको बीज की आवश्यकता है या उसको कोई भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, तो तुरंत उसको इसका लाभ मिलता है। तो मुझे इसमें यही कहना है कि इसमें कई राज्यों ने ऐसे हैं जिन्होंने राज्यों ने अपनी ओर से भी किसान सम्मान निधि के साथ में एड ऑन करके जोड़ा गया है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और किसान इसका बेनिफिट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 श्री रामनाथ ठाकुर। प्रश्न संख्या 62। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, 2020 के पहले, कोरोना के पहले जो ट्रेन कर्पूरी ग्राम में, सोनपुर प्रमंडल के कर्पूरी ग्राम में जो रुकती थी, मिथिला एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, टाटा छपरा एक्सप्रेस, वो क्यों नहीं 2022 के बाद रुक रही है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, ये जो विषय है ट्रेन्स के हॉल्ट का, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और थोड़ा टेक्निकल विषय है। इसमें कोई कॉमर्शियल या कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं है। इसको थोड़ा समझने की भी अगर आप अनुमति दें तो 2-3 मिनट लेके थोड़ा विस्तार में बताऊँ। माननीय सभापति महोदय, बेसिकली हमें ये रेलवे और हाईवे के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने की ज़रूरत है। हाईवे में अगर बाय चांस कहीं पर भी कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम आता है तो गाड़ियाँ जो होती है, चाहे ट्रक हो या कार हो या कोई भी गाड़ी हो, वो आराम से डाइवर्ट होके जा सकती है जो पैच जहाँ पे रिपेयर करना है। ट्रेन में क्या होता है, रेलवे की पटरी स्टील की बनी हुई है जो, उसमें अगर रेगुलरली उसमें जो मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उस मेंटेनेंस की जगह मान लो कोई 12 किलोमीटर का एक सेक्शन है जिसमें ट्रेन की पटरी को रिप्लेस करना है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि ट्रेन जो पीछे से आ रही है वो नीचे जाए, पटरी से उतरे और वापस पटरी पे चढ़ जाए उस 12 किलोमीटर पैच के बाद में। ऐसा तो संभव नहीं है। ट्रेन तो नीचे उतर के वापस डाइवर्ट होकर ऊपर नहीं आ सकती। इसलिए दुनिया भर में जितनी भी रेलवेज हैं, जितने भी रेलवे सिस्टम हैं, उन सब में एक कॉरिडोर ब्लॉक का सिस्टम लगा होता है। यानी 24 घंटे में से 8 घंटे ज़्यादातर देशों में, कई देशों में 4 घंटे और कई देशों में 6 घंटे मिनिमम रेलवे के पटरियों को खाली रखते हैं जिससे कि उसको मेंटेन कर सके। वहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो जब कॉरिडोर ब्लॉक बनाना होता है
यानी एक कॉरिडोर को 125 किलोमीटर्स के एक कॉरिडोर को आपको खाली रखना पड़ता है मेंटेनेंस के हिसाब से, तब उसमें से जो भी गाड़ी पास हो रही थी उस टाइम में पुराने टाइम टेबल के हिसाब से, उस गाड़ी को वहाँ पर रोकना संभव नहीं होता है, उसको निकाल देना पड़ता है उस 125 किलोमीटर के। ये प्रक्रिया अगर आप देखें 2014 से पहले माननीय सभापति जी बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स होते थे, 170 के आसपास एवरेज, क्योंकि मेंटेनेंस की बड़ी समस्याएं थी। तो ये बहुत एक कड़ा फैसला लिया गया था IIT बॉम्बे के हेल्प से। उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की थी पूरे देश भर के नेटवर्क की, जिससे कि पूरे देश में कम से कम 3 घंटे के हर एक सेक्शन को रेगुलरली 3-3 घंटे के कॉरिडोर मेंटेनेंस के लिए मिल जाए। उसी प्रक्रिया में कई स्टॉपेजेस रोके गए हैं और यथासंभव टाइम टेबल जैसे जैसे रेलवे की कैपेसिटी बढ़ रही है, यथासंभव नए स्टॉपेजेस भी दिए जा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री की बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। अभी उन्होंने जो कोशिश कीजिए। उन्होंने जो जवाब दिया है, लिखित जवाब दिया है कि 8 जोड़ी ट्रेनें उस पर जाती है, रुकती है, राजधानी भी जाती है। हमने एक्सप्रेस के बारे में पूछा और आपको बताऊं कि 10 बार मैंने माननीय मंत्री जी को मौखिक रूप से और पत्र के माध्यम से, और जो बात ये बोल रहे हैं, जो अफसर इनको सिखाए हैं वही बात बोल रहे हैं। मैं दूसरा सप्लीमेंट्री पूछता हूँ, क्या नहीं, माननीय सदस्य, क्या माननीय मंत्री जी अफसर रह चुके हैं? हाँ, अफसर रह चुके हैं। मैं अफसर के रूप में नहीं जानता हूँ, मैं मंत्री के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में जानता हूँ, और इनसे मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत ही अच्छा संबंध है। दूसरा सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी से, क्या 1.5 महीने पहले बेगूसराय जिले में और समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी स्टेशन पर आपने बेगूसराय में 6 जोड़ी ट्रेन रोकने का आदेश दिया है और रुक रही है, और शाहपुर पटोरी स्टेशन पर 3 जोड़ी ट्रेन रुक रही है 1.5 महीना पहले से? क्या कारण है कि कर्पूरी ग्राम में जो ट्रेनें रुकती थी वो नहीं रुक रही है, और नहीं रुकने का कारण जो आपने बताया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आपसे सभापति महोदय विशेष अनुरोध के साथ, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, आरजू के साथ, विनती के साथ कि जनता को और सरकार को जो लाभ होने वाला है उस लाभ से आप वंचित मत करें, और उस स्टेशन पर आप जो ट्रेनें का नाम मैंने लिया है उस ट्रेन को रोकने का आदेश आज करने का कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी, पर सभापति माननीय सदस्य ने बहुत भावुक रूप से, पुरजोर तरीके से, संयम रखते हुए, आपके संबंधों की चर्चा करते हुए बात कही है। मैं मान्यवर सांसद जी, आप बहुत ही मेरे सम्माननीय सांसद जी हैं, और पहले जब इधर बैठते थे काफ़ी अच्छी गपशप भी होती थी, खूब आनंद भी आता था, और जिस तरह की आप पहले बातें सुनाते थे बिहार की राजनीति की, उससे सीखने को भी बहुत मिला। और आपके इन्हीं सब आपके प्रवचनों के कारण ही आज मुझे थोड़ी बहुत राजनीति की समझ आई, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ और माननीय सांसद महोदय का जो स्पेसिफिक विषय है, मैं माननीय सांसद महोदय को रिक्वेस्ट करूँगा बैठे साथ, और जो यथासंभव इसमें हो पाएगा वो करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री जवाहर सरकार। Sub question. How many halts and railway stations are not covered after COVID? After COVID, you withdrew services from many stations. Now, 3-4 years later, I'm asking specifically which stations and halts are deprived of railway stoppage. That's all. Honorable Minister. As I said, there is absolutely no relation with the COVID
of this decision. The entire decision was based purely on the maintenance requirements, purely on safety requirements, and for safety, certain very difficult decisions have to be taken. This is one of those difficult decisions which has been taken. We know this has huge implication in terms of passenger convenience and all, but still this was a very important decision which had to be taken. This has nothing to do with COVID, Honorable Chairman, sir. And overall, practically every week things change as more and more tracks are added. As you would be aware, Honorable Chairman, sir, through you, I would like to let the entire House know, in the last 9 years, close to 21,000 kilometers of new tracks have been added. So once capacity is there, enough more trains can be run. That is the way we are moving in this direction. Modi ji's vision for railway is very big vision, and he is implementing it in a very meticulous way. So as more capacity increases, we can have more stoppages. Shri Rajiv Shukla. श्री राजीव शुक्ला। धन्यवाद चेयरमैन साहब। ये सर बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा हो। कौन सी? कोई ट्रेन शुरू होती है, पहले तय होता है कि ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, सुपरफास्ट है, ये है वो है। बाद में धीरे धीरे उसके हाल्ट स्टेशंस बढ़ते जाते हैं। अल्टीमेटली वो जो है 20 स्टेशन उसके बीच के रास्ते हो जाते हैं और ट्रेन बेकार हो जाती है। किसी ज़माने की तूफान मेल आपको याद है कि आज सबसे ज़्यादा खड़खड़िया गाड़ी हो गई है। इसी तरह सुपरफास्ट ट्रेन के साथ भी हो रहा कि पॉलिटिकल प्रेशर में या किस प्रेशर में उनके स्टेशन के जो स्टॉपेज हैं बढ़ते चले जाते हैं, हाल्ट स्टेशन। मेरा मंत्री से निवेदन है, क्यों ना इस पर एक आप नीति बनाएं, एक प्रोविजन बनाएं, उस आधार पर सिर्फ ये तय हो। ये जो है कि किसी ने कहा रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर की रिक्वेस्ट, एमपी की रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट, आप उसका स्टेशन बढ़ा देते हैं, रुकने के स्टॉपेज, हाल्ट स्टेशन। ये एक पूरे देश की समस्या है और इसकी वजह से ट्रेनों को जो द्रुत गति से चलना चाहिए, फास्ट स्पीड से वो नहीं चल पाती और इनको भी शिकायत नहीं होती, रामनाथ जी को भी। अगर इसकी कोई पॉलिसी प्रोविजन हो तो दिक्कत ना है, इसलिए ट्रेनों की आवाजाही, उनके रुकने की पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? माननीय मंत्री, माननीय सभापति महोदय, ट्रेन्स के हॉल्ट की और जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से एक बहुत ही एकदम क्लियरली लेड आउट पॉलिसी और क्लियरली लेड आउट टेक्निकल पैरामीटर्स पे चलती है। जो मान्यवर सांसद महोदय का जिस तरह से आता है रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार राजीव जी ज़मीन पे जाएंगे तो रिक्वेस्ट तो आते जाएंगे, लेकिन होता पॉलिसी के हिसाब से। Sir, you have problem with your friends. You have problem from your friends. Go ahead. Just two small submissions. एक तो राजीव जी से पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट कब ट्रेन में गए थे वो, और दूसरा सर उनसे मेरा अनुरोध है, बताएं कि उन्होंने क्या तय कर लिया है कि आज के बाद कभी लोकसभा में ना उनको जीतना है ना उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को जीतना है। अगर ऐसा तय कर लिया है तो जरा हमें भी थोड़ा जानकारी दे। I have a problem. 1 second. I have a problem. I can ask the minister to respond to a question of a member. I can't ask the member to reply to a question of another member. मैं 15 एक तो इनके सवाल का जवाब गिरिराजन। पहले तो ये कि 15 दिन पहले मैं ट्रेन श्री आर गिरिराजन, या आप क्या आप Thank you, sir. आपस का मामला है। Thank you, sir. My request is, so many electrical motor trains has been dropped from Chennai Central to Chennai Park to Dindivanam in the time of COVID, because Chennai has developing up to that level, Dindivanam up to Dindivanam, because in between Dindivanam to Chennai Park, SRM college is there. So many times minister has visited there. Apart from that, Melmaruthur, one temple city is there. Lot of colleges there. Therefore, we need continuously electrical motor units operation from Chennai Park to up to Dindivanam. This is my request. Kindly consider the minister. Honorable Minister. Question is very specific about a particular section of the Indian Railways. We can definitely discuss it as and when honorable member decides to come and meet me. Question number 63.
श्री धनंजय भीमराव महादिक, ऑनरेबल मिनिस्टर। रखा हुआ। क्वेश्चन नंबर, yes, I have. Yes. आगे. I got them. I got a flood of them suddenly. The honorable member was not present. Shri Saket Gokhale, supplementary on question number 63. Sir, first of all, I would like to express gratitude to you because we saw you today protecting a member and actually asking a question to the minister. So I would like to express my heartfelt gratitude to you for the way you protected the member. So through you, my question to the honorable minister is, a lot of states, especially during COVID-19 and even after that, have rejected dal and other grains that have come under the PMGKMY Yojana. So through you, I would like to ask the minister that what were the reasons for states rejecting food grains that have come under this Yojana, and what steps have been taken to ensure that high quality of food is now being supplied to different states under this scheme, sir? Thank you. Honorable Minister. माननीय incident of rejection of dal because we don't supply dal under PMGKY. No, there is no such incident that is reported to us that states have rejected the food grains. In fact, most states they are themselves procuring the food grains and distributing it in their states. I think the honourable member may kindly place some specific incident where there is a rejection of dal or whatever food grain is claiming to have been rejected. If at all there is any misdemeanor at the fair price shop level, certainly the state government should investigate that. But no incident of FCI sending any material which has got rejected is currently available with us. If he gives us some specific details, we can respond to it. If there is an instance with the honorable member, he'll share with the leader of the house. Tamil Nadu is one example. What had happened was after food grains were rejected, they went to NAFED, they instituted a committee, and NAFED after that changed the procurement process where out of 100% that is given by millers, 70% is taken and the OTR lower limit was removed. Which is why I would request the honorable leader of the house to kindly let the minister whose jurisdiction it is to respond, because he does not seem to be aware of the facts. I strongly rebut what has been said by the honorable member through you, sir. And I would like him to place that on the record on the table of the house, since he's made a very grave allegation against a very reputed organization. Please place the details on the floor of the house. One second. Honorable member, 1 second. Take your seat. Take your seat. 1 second. 1 second, honorable member. Please take your seat. Take your seat. Honorable member has put in firm perspective an assertion which has been disputed by the leader of the house. The honorable member may put it on the table of the house. We'll examine it and take it next. Shri Tiruchi Siva. I take note of both. And every document which I call upon to be put on the table of the house is seriously examined. Shri Tiruchi Siva. Thank you, Chairman, sir. Sir, keeping in view of the welfare of the beneficiaries of PMGK, the Government of India decided to continue to provide food grants to 81.35 crore beneficiaries with an outlay of 11.8 lakh crores, sir. Very much appreciable. And the whole subsidy is borne by the Government of India. My simple question is, why after all this, in the global hunger index, India ranks 111th out of the 125 countries? Thank you. Chairman, sir, while this is not directly related to the question,
But I'm happy to share with the honorable member that the Global Hunger Index has not at all spoken about hunger being the cause of any death or there being any people who are hungry in India. In fact, I have been writing from all the states, including the state of Tamil Nadu, that there is no starvation death in their state thanks to the sufficient availability of food grains in the country. Our Annadatas really need to be complimented, and you are a Kisan Putra yourself, for the fantastic increase in production in the last 9-10 years. We are one of the few countries in the world where production has gone up significantly. And thanks to the 81.35 crore poor and lower middle class people who get free food grains. The hunger index takes into account certain factors which have been wholly rejected by the government of India. They have certain ways of calculating stunting and malnutrition which have been rejected by the government of India, rejected by India, because those pertain to Western standards and not to India. Well, all I can say with confidence, and I'm sure the House will agree, our hunger index for power is perhaps highest in the world. Am I right? Yes, it is there. It seems I am not intelligible. Yes. Dr. Fozia Khan, last supplementary on this question. Sir, the minister just mentioned about stunting and other things. So I would like to ask him, 200 million malnourished people are there in India, which involve factors like poverty, lack of proper nutrients in their food, access to clean water, poor sanitation, etc., sir. Despite the evident link between food insecurity and malnutrition, it has rarely been investigated. I would like to ask the minister, how do schemes like PMGKY address malnourishment in this context? Because he just said that dal we don't distribute. So why can't we include such nutrients? Honorable Minister. Today, PMGKY is possibly the world's largest outlay that has ever been embarked anywhere in the world on free food grains to ensure that no child sleeps hungry and all the poor get free food grains. 81 crore people are benefiting from that, fully funded by the government of India. Whether you want to give dal or other products, the different states are free to decide on their own and have their own schemes. Government of India has had an outlay of 11.8 lakh crores on PMGKY. As regards poverty, 13 crore people have come out of poverty in the 5-year period. The report has just come out recently. I think I would urge the honorable member to introspect what their party, what their government for so many years did that has caused this situation in the country today. Why are we in a situation where we have people who are still malnourished or are not getting adequate nourishment or protein is something that a government of which she and her party leaders were a part for over 55 years have to introspect that what did they do for all these years that the country has come to this state of affairs, and how in a short period of 9 years the country has transformed itself so that across the country nowhere there is shortage of food grain, nowhere are people dying of hunger. In any case, the malnutrition statistics are based on parameters which have been rejected by the government because they do not apply to the people of India, to the demographic profile of the people of India. Question number 64, Shri Harbhajan Singh. Honorable members, on every question, I get number of supplementary requests. But I, as per practice, can handle only 3. Therefore, and I take them as far as possible serially. But if they all happen from a same political party, I slightly deviate to make it little more representative. Thank you. Shri Harbhajan Singh. Honorable Minister. सभा पटल पर रख दिया गया। Dr. Ami Yaznik.
First. Sir, I want to ask a question to the minister that given the situation and the state of electrification in rural areas, which is still a challenge far off rural areas, what steps are being taken by the ministry to see that the farmers at that far end get an uninterrupted power supply so that they can come out with their products and their produce? So where is the question of, where is the data where they can say that there is rural electrification to the farmers? Because the question involves electric tractors. So I had to first ask this question in order to know that electric tractors will come later. What is your question? Yes, so where is the uninterrupted power that is required by the farmers? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने विद्युत की और किसान से बात की है, किसान से संबंधित विद्युत वैसे कृषि राज्य का विषय होता है, लेकिन भारत सरकार की ओर से किसानों को नई से नई टेक्नोलॉजी मिले, चाहे वो सोलर ऊर्जा के माध्यम से हो या बैटरी के सिस्टम से हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के अंदर भी कहा गया ट्रैक्टर के विषय पर कि बैटरी से ट्रैक्टर चले या उसको कब परमिशन का विषय है, तो मुझे इसमें ये ज़रूर कहना है कि हमारी सरकार का ये विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि किसानों को नई से नई तकनीकी भी मिले और इलेक्ट्रिक से भी उनको कम उपयोग के साथ हम उसको किसान को सुविधा दे सकें। मुझे इसमें आपसे ये बताना है कि जैसा कि किसानों को जिस तरह से आज एक ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की हमारी, जिसमें हमारी बहनों को भी उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी गांव के अंदर कैसे पहुंचे, और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज 15,000 हमारी बहनों को ड्रोन के साथ ड्रोन डेमोस्ट्रेशन करके वो अपने गांव के अंदर वहाँ पर करेगी, और ड्रोन के अंदर उनको सब्सिडी का भी 80% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, और लगभग हम इसमें 1261-60 करोड़ रुपए का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर यह कि नई टेक्नोलॉजी भी मिले और गांव के अंदर हम उस सारी समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके ऊपर लगातार सरकार की ओर से किसानों को तकनीकी उपलब्ध करवाए, इसके ऊपर सरकार का प्रयास है। और रही बात इलेक्ट्रिक की, तो उसके लिए भी आपको पता होगा कि आज गांवों के अंदर पहले की क्या स्थिति थी, अभी क्या है। देखो आज दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गांव तक लाइट पहुंचाने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारी सरकार ने किया है, गाँवों के अंदर लाइटें पहुँची। वरना पहले ये स्थिति थी कि गाँवों के अंदर लाइट भी नहीं होती थी, बहुत कम गांवों के अंदर लाइटें उपलब्ध होती थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि गांवों के अंदर ऊर्जा का भी संचार गांव तक पहुंचे और नई तकनीकी भी पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, sir. Sir, considering the challenges in electrifying farm vehicles in India, particularly the issues with charging infrastructure, with durability, with reliability, along with the diverse range of heavy-duty machinery used in agriculture, especially for family farms in developing regions, and given the major farm vehicle manufacturers cater to global markets, making international developments impactful on product offerings, sir, has the ministry developed a strategy to promote the holistic development of electrification initiatives for tractors in the country, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति जी, हम पहले कभी दूसरे देशों के अंदर जाते थे तो वहाँ पर किसानों को अत्याधुनिक यंत्र देखने को मिलते थे, जैसा कि चाहे ड्रोन हो, चाहे दूसरे एपिशेडर है, रोटावेटर है, ये दूसरे देशों के अंदर जाते तब देखने को मिलते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद में ऐसे कई प्रयास किए, जिसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि जब 2014 से पहले 10 साल के अंदर जो लगभग उस समय इसके ऊपर जो एक खर्चा हुआ था वो 163 करोड़ रुपए खर्च हुआ था 10 साल में। लेकिन अभी हमने जो खर्च किया इसके ऊपर वो है 6,415 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए हैं। और मैं इसमें ये भी बताऊं कि पहले जो इक्विपमेंट जो मशीनरीज थी, 10 साल का फिगर बता रहा हूं, 10 साल के अंदर 10 लाख मशीनों का वितरण सरकार के द्वारा हुआ था। लेकिन हमने जो इन 10 सालों के अंदर 9 साल के अंदर जो वितरण किया है वो लगभग 35 लाख मशीनों का वितरण किया गया है, जो 4 गुना अधिक है वहाँ उससे।
और इसके साथ ही हमने हायरिंग सेंटर 23,472 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले हैं। इसी तरह से गांवों के अंदर हाईटेक हब स्थापित करने के लिए 405 हाईटेक हब स्थापित किए हैं। ऐसे ही फार्म मशीनरी बैंक भी 20,000 से अधिक हमने वहाँ पर गांवों के अंदर पहुँचाई है। और इसके लिए जैसा कि प्रदर्शन है, गांवों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करके नए ट्रैक्टर है या नई दूसरी इक्विपमेंट है वो किसान के गांव तक पहुँचे, उनको अत्याधुनिक कैसे पहुँचे, इसके ऊपर लगातार प्रयास करके 70,000 से अधिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार की ओर से नई तकनीकी गांवों के अंदर पहुँचे, नए नए इक्विपमेंट उपकरण किसानों तक पहुँचे, इसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया है। और उसी का ये पार्ट है जो पहली बार देश के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को परमिशन भारत सरकार ने दी है। पहले देश के अंदर परमिशन ही नहीं थी, किसान ड्रोन से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का छिड़काव कर ही नहीं सकता था, इसकी अनुमति नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश के अंदर ड्रोन की स्वीकृति हमारे देश के अंदर किसानों को दी, और आज वो ड्रोन का उपयोग किसान, देश के किसान है वो करेगा। जब कभी विदेश में जाता था तब ये देखने को मिलता था, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा। श्री गुलाम अली। थैंक यू चेयरमैन सर। जम्मू कश्मीर भी इस हाउस से बहुत कुछ चाहता है। शुक्रिया, आपने हमें क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए टाइम दिया। सभी जम्मू कश्मीर में पहले अमन नहीं था, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में वहाँ अमन आया है। और अब अवाम के जो मसले हैं कैलेंडर के बजाय खेत के हैं, इस तरह के जम्मू और कश्मीर का जो रोड है वो अक्सर बंद रहता है। पर कश्मीर का जो सेब उगाने वाला है, जहाँ जो बाकी अनाज के, वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ करा है, जीआई टैक्स दिए हैं, राजमा को दिया है, बासमती को दिया है, कश्मीर के केसर के उसको, और बहुत सारी पंप्स लगाए हैं। बहुत हम आपका प्रश्न, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्रूट जो हैं उनकी स्टोरेज के लिए, जहाँ कश्मीर में अनाज स्टोरेज के लिए कोई सरकार का ऐसा प्लान है कि स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए नौजवानों को वो बड़े बड़े गोदाम बनाएं स्टोरेज के लिए, डीप फ्रीजर बड़े बड़े, ऐसा कोई प्लान है जहाँ कुछ बनाए हैं? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, किसानों के जो भी समस्या है, चाहे उसके स्टोरेज की समस्या है या उनके अन्य प्रकार की समस्या है, तो उनके लिए भारत सरकार ने स्टोरेज के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया है। MIDH स्कीम के अंदर भी इसका प्रावधान है, जिसमें वो अगर गांव के अंदर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है या जहां भी वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि उसमें 2 करोड़ रुपए तक का अगर कोई किसान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस या सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट भी अगर गाँव में लगाना चाहता है तो उसमें 2 करोड़ का प्रावधान है। और उसमें 3% ब्याज की छूट का भी प्रावधान किया गया है, ताकि और उसमें बिना कोई कोलेटरल के उसको पैसा किसान को मिलता है, जिसमें कोई प्रकार का उसको डॉक्यूमेंट्स गिरवी नहीं रखना पड़ता। और इसके साथ ही उसके अंदर सब्सिडी का भी प्रावधान है। वो MIDS की स्कीम जो है जिसमें 40% की सब्सिडी है या 35% की जो सब्सिडी है, और उसके अंदर भी अगर उससे लेना चाहता है तो दोनों को क्लब भी किया गया है। उस स्कीम से सब्सिडी ले सकता है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से वो उससे ऋण भी ले सकता है। तो ये दोनों को क्लब करके बनाएगा, जिसका पूरे देश के अंदर भी लाभ हो रहा है। और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे कई प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, जिसमें आपके केसर सैफरॉन का भी बड़ा एक पार्क वहाँ पर लगा है। और सेब के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का आपने जिक्र किया, तो हमने किसान रेल के माध्यम से भी इस पूरे देश के अंदर किसान रेलें भी चलाई, ताकि हम उसको अधिक से अधिक लाभ दे सकें। तो इसके लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, श्री प्रभाकर रेड्डी, वेमी रेड्डी। ऑनरेबल मिनिस्टर। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। अनिल प्रसाद हेगड़े। आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सच है कि भारत का
सीड मार्केट में जो बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वह पिंक बोलवर्म के लिए रेसिस्टेंट है और मॉन्सेंटो बेयर जैसे बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बीज कंपनियां पिंक बोलवर्म इन्फेस्टेशन के कारण किसानों को हुई नुकसान का भरपाई करने किसानों को कितना पैसा देकर कंपनसेट किया और कौन कौन सा प्रदेश सरकारों ने किसानों को इस बात के लिए कंपनसेट किया? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, पिंक बॉलवर्म की जो बात माननीय सदस्य ने की है, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये प्रयास किए कि उसके अंदर नई वैरायटियां भी हमने तैयार की है। आईसीआर लगातार इसमें प्रयास करके कई वैरायटियां भी तैयार की है। और उसके बाद में जो इन्होंने सवाल का जो प्रश्न पूछा है कि उसकी भविष्य में किस तरह से इसका समाधान भी हो, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि ये पिंक बॉलवर्म है जिसकी वजह ये है कि लास्ट के अंदर जब बरसात हो, जुलाई के अंदर जब बरसात भी आती है उसी समय ये आता है। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो उसके अंदर रहती है लगभग 4 महीने, और ये 3-3.5 महीने रहती है और 4 महीने होती है। तो इसलिए इसकी समस्या ये सामने आती है, वो लास्ट में आती है। लेकिन इसके लिए हमने वैरायटियाँ हैं वो बिल्कुल आईसीआर की तरफ से लगातार प्रयास करके की जा रही तैयार। श्री वी विजय साई रेड्डी। Sir, thank you very much, Chairman. Sir, this PB Knot technology which is being tested in Kurnool, district of Andhra Pradesh, and which is tested to effectively kill pink bollworm, whether the government of India have got the plans to plan of action to provide, and if at all there are plans to implement to distribute it, then the minister may, honorable minister may provide the details, sir. Honorable Minister. सभापति जी, इसके अंदर मैंने जैसा पहले कहा कि कुछ तो हमने वैरायटियां तैयार की है और उसके साथ ही किसानों को एडवाइजरी भी हम जारी करते हैं, और इसी का परिणाम है कि एडवाइजरी जारी करके और उनको बताया भी जाता है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो 2017-18 के अंदर जो थे लगभग 30% ये पिंक बॉलवर्म की बीमारी की वजह से फसल का नुकसान होता था, जो अब लगभग घटकर सिर्फ 10% रह गया है। यानी कि 30% हमने कटौती इसकी माध्यम से की है कि हमारे जो किसान साइंटिस्ट है वो वहाँ पर जाकर डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, और जो एडवाइजरी किसान जो हमारे साइंटिस्ट जारी करते हैं उसके अनुसार अगर किसान उसका सीड का जो फर्टिलाइज़र का छिड़काव समय पर अगर करते हैं तो उसमें किसान का बचाव जरूर होता है। और ये सारी जानकारियां देने की वजह से 20% की कमी आई है। आगे हमारा लगातार ये प्रयास है कि इसमें भी कटौती आए, लेकिन क्या है कि ये कोई भी अगर पौधा है तो उसमें बीमारी तो स्वतः कहीं न कहीं से आती है, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि उसकी कैसे उसका समाधान हो। तो इसके लिए निश्चित रूप से वैरायटियाँ भी है, और जो इसका पेस्टिसाइड की है वो भी नई नई तरीके से लाके उनको समाधान करें, इसके ऊपर सरकार के लगातार कार्य चालू है। क्वेश्चन नंबर 66, श्री शक्ति सिंह गोहिल, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री विप्लव कुमार देव। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। जो रेलवे ओवरब्रिज का जो प्रस्ताव त्रिपुरा सरकार की तरफ से दिया गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो किस लिए नहीं हुई? ऐसे में ये प्रश्न उसके थोड़ा सा दूर है। मैं मंत्री जी से थोड़ा आश्वासन चाहता हूँ। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, रेलवे के जो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस हैं उसमें जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में काम हुआ है, वो काम एक हिस्टोरिक काम है। अगर हम 2004 से 2014 का पीरियड देखें तो 2004 से 2014 के बीच में कुल मिला के 4148 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने थे, और 2014 से 2023 का जो पीरियड है इसमें देखें तो 4000 पुराना जो था उसके कंपैरिजन में माननीय सभापति महोदय
10,867 यानी करीब 2.5 गुना ज़्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस को बनाने के लिए कई तरह के रिफॉर्म्स भी किए गए, एक्स्ट्रा फंड सैंक्शन किए गए, करीब 80 के आसपास स्टैंडर्ड अलाइनमेंट्स बनाए गए, जिससे कि 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 90 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, हर तरह के अलाइनमेंट के लिए स्टैंडर्ड डिज़ाइंस और स्टैंडर्ड ड्राइंग्स बनी है, जिसके कारण आज प्रैक्टिकली बहुत ही कम टाइम में सारे अप्रूवल्स हो जाते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर भी लेवल क्रॉसिंग गेट है और लेवल क्रॉसिंग गेट के बाहर भी जहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेते हुए भी रेलवे का जो प्रशासन है वो उसमें फैसले करते हैं। माननीय सांसद महोदय ने जो त्रिपुरा के विषय में प्रश्न रखा, मैं माननीय सांसद महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा, इनवाइट करूंगा कि आके बैठें और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करें। He has missed the bus. Dr. John Britas. Sir, though my question is not directly linked to the original question, since the Honorable Minister is very ebullient and erudite, and also since he spoke about the facilities being extended to the passengers, I would ask a specific question with your indulgence, sir, that since he is vocal about the facilities to the passengers, there are constraints and difficulties that are heaped on the passengers because of discontinuation of the concessions for the senior citizens, and since there is a premium Tatkal which has been brought in to fleece the passengers, since conversion of the sleeper and general compartments to AC, so will he review his stand? And also, through your good officer, I will extend all my best wishes for his future endeavors. Honorable Chairman, sir. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir. First of all, the Honorable, very, very erudite member and very, very erudite member and very and senior most member. There may be a caveat from the chair. Yes, sir. So, not on your intellect, on its direction only. Go ahead. So, honorable member could not ask a question. He has made some comments which are very misleading comments, and I fully respect all the points that he has made. If he has any specific questions which is related to the particular question right now being discussed, definitely he is most welcome to come and discuss any particular ROB or RUB, flyover or underpass in Kerala or his area, so that we can discuss and find a solution to it. Before that, he has missed the bus but not plane. Okay, one second. Sir, now this is the second instance. No, but he will not have enough time. Second instance in one day. 30 seconds. That a member shoots and scoots. This is the second instance. First I had the case of Dal. Now we have the case. So this, what will be the, I want a ruling, what will happen to a member who makes false allegations or just sensationalizes an issue to try and draw attention to which is something which is not factual. If found so, what action will be taken against such a member? But, Honorable Minister. Sir, Honorable Chairman, sir, this is a matter of great importance. This is a matter of great importance. If any honorable member, in the garb of asking a question, is plainly making allegations which are baseless, absolutely false, have absolutely no direction, then what should be the treatment, what should be punishment to that particular honorable member? Let me tell you, Honorable Chairman, and let me take the House in confidence. 1 second. No. I look into all aspects. Honorable members. Yes. 1 second. Mr. Shakti Singh Goyal. सर, मेरा आज सिर्फ छोटा सा सवाल आपके जरिए यही है कि ये ब्रिज काफी लंबे अरसे से बन रहा है, उसकी टाइम लिमिट क्या थी और अभी तक खत्म नहीं किया है आरएनबी डिपार्टमेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, इस ब्रिज के अप्रोच रोड पे काम चल रहा है अभी,
गर्डर इसका फैब्रिकेशन हो रहा है, इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इसमें कुछ शुरू में दिक्कतें आई शक्ति थी। सिंह जी जानना चाहते हैं कि आप शक्ति का उपयोग कर गति शक्ति का उपयोग कर ये कब तक पूरा कर देंगे, यही जानना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी कर देंगे, जल्दी से जल्दी कर। ये 3-4 साल से ब्रिज का काम चल रहा है। The House will meet at 2 p.m. today.